बहुत समय पहले की बात है। रामपुर राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसकी 9 रानियां थीं। राजा बहुत ही दयालु था, हमेशा अपनी प्रजा के भलाई में काम करता था। मैंने एक एक करके 9 रानियों से विवाह किया, परंतु किसी भी रानी से मुझे संतान नहीं हुआ। मेरे जाने के बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? राजा ने सभी मंदिरों में पूजा किया, दान किया, फिर भी उन्हें किसी भी रानी से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने पहुंचे। तभी अचानक गर्मी के कारण राजा को बहुत तेज पानी की प्यास लग गई। थोड़ी और दूर चल के देखता हूँ, शायद कहीं पीने का पानी मिल जाए। आप कौन है? आपको दिखाई नहीं देता। मैं यहाँ स्नान कर रही हूँ, आप यहाँ कैसे आ गए? राजा ने चौंक कर देखा तो एक स्त्री स्नान कर रही थी। राजा जल्दी से अपना मुंह फेरकर पीछे मुड़ जाते हैं। मुझे माफ करिए, मैंने आपको नहीं देखा कि आप यहाँ पर स्नान कर रही हैं। आप कौन हैं? मेरा नाम छाया है। मैं इस जंगल में लकड़ी और फल तोड़ने आती हूँ। पास ही में मेरा गांव है, जिसमें मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। मैं यहाँ से फलों को तोड़कर बाजार में बेचती हूँ, जिससे हमारा हर रोज का गुजारा होता है। आप कौन हैं और इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं इस जंगल में शिकार करने के लिए आया था, परंतु मैं रास्ता भूल गया हूँ। आप मुझे रास्ता बता दीजिए। छाया, ये तो बताओ कि अगली बार हमारी मुलाकात कहाँ होगी? मैं हमेशा यही इसी जंगल में आती रहती हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं मिली तो आप मेरे गांव आ जाइएगा, मैं वहाँ पर जरूर मिल जाऊंगी। राजा छाया पर मोहित हो चुका था। उसे छाया से मिलने की बार बार इच्छा हो रही थी। मेरी 9 रानियां होने के बाद भी मैं छाया की तरफ क्यों मोहित हो रहा हूँ? मेरा दिल छाया की ओर क्यों जा रहा है? राजा ने अपने साथ बीती सारी घटना मंत्री को बताई। महाराज, जब वह लड़की आपको पसंद है तो आप उससे विवाह क्यों नहीं कर लेते? हो सकता है उनसे ही हमारे राज्य का होने वाला उत्तराधिकारी मिल जाए। मंत्री जी, मुझे आपकी बात सही लग रही है। हम कल ही छाया से मिलने के लिए चलते हैं। अगले दिन राजा और मंत्री छाया से बात करने के लिए चल देते हैं। पानी की नहर के पास बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी छाया नजर नहीं आती है। मंत्री जी, मुझे लगता है छाया यहाँ से आके लौट गई है। उसने बोला था कि अगर मैं यहाँ ना मिली तो आप मेरे गांव आ जाइएगा। हमें उसके गांव चलना चाहिए। ठीक है महाराज, हम उनके गांव चलते हैं। सुनो, हमें छाया के घर जाना है। क्या तुम हमें उसका घर दिखा सकते हो? उसका घर यहीं कुछ दूरी पर ही है। छाया, बाहर आओ, देखो कौन तुमसे मिलने के लिए आया है। छाया बाहर आई। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। छाया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? 2 अजनबियों को देख सारे गांव के लोग एकजुट हो गए। बाबूजी, इसके घर में इसकी माँ के सिवा कोई नहीं था और वह भी चल पड़ी। अब यह अकेली हो गई है। आप ही बताइए, यह रोए नहीं तो क्या करें? आप लोग कौन हैं? हम रामपुर राज्य के राजा हैं और ये हमारे मंत्री जी हैं। ये सुनने के बाद पूरे गांव में खलबली सी मच गई। सभी लोगों ने राजा का बहुत अच्छे से स्वागत किया। सरपंच जी, यदि आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो मैं छाया से विवाह करना चाहता हूँ। महाराज, हमें कोई आपत्ति कैसे हो सकती है? हमारे गांव की बेटी रामपुर राज्य की रानी बनेगी। इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है? सभी गांव वालों ने पूरी तैयारी करने के बाद छाया का विवाह राजा से कर दिया। छाया, आज से तुम्हारा नाम इंदुमती होगा। राजा और मंत्री नई रानी इंदुमती को लेकर वापस महल चल दिए। रानी के राज्य में आते ही राजा की अन्य 9 रानियों को बहुत जलन हो रही थी। वे सभी मन से बहुत दुखी थी, परंतु ऊपर के मन से उन्होंने छोटी रानी और राजा का स्वागत किया। अब राजा का अधिकांश समय छोटी रानी के साथ ही बीतता था। रानी इंदुमती बहुत ही भोली और मासूम दिल की थी। उसे नहीं पता था कि 9 बड़ी रानियों के मन में क्या चल रहा है और वह उससे कितना नफरत करती हैं, जबकि सबसे छोटी रानी सभी रानियों को अपनी बड़ी बहनों जैसा सम्मान देती थी। राजा रानी की शादी को 1 साल हो गए, परंतु अब भी उन्हें कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। महाराज, हमारे राज्य में एक बहुत बड़े बाबा आए हैं। वह बहुत ही प्रसिद्ध है। क्यों ना हम उनको बुलाकर इस परेशानी के बारे में बताएं? ठीक है मंत्री जी, उनको पूरे मान सम्मान के साथ महल में लाया जाए। जब वह बाबा महल में पहुंचे
तो राजा ने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया। राजा ने अपनी सभी रानियों को भी दरबार में बुला लिया। महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए महल में ही रुकना चाहता हूँ। ठीक है बाबा जी, मंत्री जी इनके महल में रुकने का इंतजाम कीजिए और ध्यान रहे इन्हें किसी भी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। रानियां, आप लोग भी बाबा की सेवा करिएगा। 9 रानियां जब बाबा को देखती तो किसी न किसी बहाने से दूसरे जगह चली जाती, जबकि छोटी रानी इंदुमती बाबा का बहुत सत्कार आदर करती थी। कुछ दिनों के बाद बाबा जाने लगे, तब उन्होंने सभी को बुलाकर आशीर्वाद दिया और छोटी रानी को बोला, बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम्हें बहुत जल्द संतान की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा रानी बहुत खुश हुए। कुछ ही दिनों के बाद छोटी रानी गर्भवती हो जाती है और उसने राजा को यह बात बताई कि महाराज, आप पिता बनने वाले हैं। इतना सुनते ही राजा बहुत खुश हो गए। अब राजा रानी इंदुमती का बहुत ही ख्याल रखने लगे और रानी को कोई चीज का दिक्कत ना हो, इसके लिए उन्होंने कई नौकर भी लगा दिए। यह सब सुनने के बाद पूरे राज्य में खुशी ही खुशी थी। सारी प्रजा में खुशी का माहौल था, परंतु अन्य 9 बड़ी रानियों को बहुत जलन हो रही थी। छोटी रानी तो राजा को बहुत पहले से ही प्रिय हैं, परंतु बच्चा होने के बाद तो वह उसको और भी मानने लगेंगे, फिर हमारा क्या होगा? सारी रानियां आपस में बात करके छोटी रानी को परेशान करने की योजना बनाती रहती थी, परंतु उनकी कोई योजना सफल नहीं हो पाती थी। कोई ना कोई उनके बीच में आ जाता था। कभी मंत्री जी आ जाते तो कभी राजा। दिन बीत रहे थे। छोटी रानी के गर्भावस्था का दिन भी पूरा होने वाला था। तभी महाराज, हमारे राज्य पर एक पड़ोस के राजा ने हमला कर दिया है। मंत्री जी, आप जल्दी से सेना को लेकर जाइए और जंग को संभालिए। ठीक है महाराज, मैं स्वयं खुद जाके देखता हूँ। परंतु मंत्री से कुछ नहीं हुआ, तो इसके बाद राजा ने स्वयं लड़ाई लड़ने का फैसला किया और उन्होंने बड़ी रानी से कहा, बड़ी रानी, छोटी रानी अभी गर्भावस्था में है, उन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। आप उनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। मैं जंग लड़ने जा रहा हूँ। राजा इतना बोलने के बाद सेना को लेकर लड़ाई में चल दिए। अब तो बड़ी रानियों को अच्छा समय मिल गया कि वह छोटी रानी को परेशान करे। वह छोटी रानी को गलत बात बताने लगी और उसे ऐसे काम करवाती थी जिससे उसकी गर्भावस्था को नुकसान पहुंचे। छोटी रानी को नहीं पता था कि बड़ी रानियां उन्हें किस प्रकार से गलत बातें बता रही हैं। उसे लग रहा था कि बड़ी रानियां उसके लिए अच्छा ही सोचेगी, इसलिए वह आंख बंद करके सभी के बातों पर विश्वास कर रही थी। एक दिन की बात है, छोटी रानी को अचानक से पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। वह बड़ी रानी से बोली, दीदी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लगता है मेरी गर्भावस्था का समय हो चुका है। इसका कोई उपाय बताइए। छोटी रानी के गर्भावस्था का समय पूरा हो गया था। बड़ी रानी सोच रही थी कि इसका अभी से पहले इतना ध्यान रखा जा रहा है, तो बच्चा होने पर कितना ध्यान रखा जाएगा। इसलिए उसको छोटी रानी से बहुत जलन हो रही थी। तुम यहीं पर रुको, मैं दाई को बुलाकर लाती हूँ। सुनो, मैं जैसा बोलूंगी तुम्हें वैसा ही करना है। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत से सोने के सिक्के दूंगी। बड़ी रानी इतना बोलकर दाई को भी अपने में शामिल कर ली। तुम छोटी रानी के दरवाजे पर जाओ और वहाँ देखो कि कोई दूसरा ना आ जाए। दाई छोटी रानी के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर इंतजार करने लगी कि कोई आ ना जाए। रानी इंदुमती को बहुत ही दर्द हो रहा था, परंतु अन्य 9 बड़ी रानियों में से किसी ने उसकी मदद नहीं की। भगवान की कृपा से छोटी रानी ने एक एक करके 10 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से 8 लड़के और 2 लड़की थी। बहुत ज्यादा दर्द होने के कारण रानी बेहोश हो गई। यह सब देखने के बाद दाई ने सभी बड़ी रानियों को बुलाया और उन्हें बच्चों को दिखाया। छोटी रानी ने 10 बच्चों को जन्म दिया है और वह बिल्कुल स्वस्थ है। आखिर यह कैसे हो सकता है? तुम इन सभी बच्चों को ले जाओ और जंगल में मारकर जमीन में दफना देना। इसके बदले हम तुम्हें बहुत से सोने के सिक्के देंगे और जल्दी से कुछ पत्थर के टुकड़े को ले आओ। हमने तुम्हें जो सोने के सिक्के देने का वादा किया है वह तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएंगे। दाई बहुत खुश हो गई और वह सभी 10 बच्चों को लेकर जंगल में मारने चली गई। इधर सभी रानियों ने बच्चे होने के सारे निशान साफ कर दिए और बच्चों के जगह पर ईंट पत्थर के टुकड़े रख दिए। इसके बाद सभी रानी अपने अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद सभी रानियां छोटी रानी के पास आईं
और उसके मुंह पर पानी का छींटा मारकर उसे होश में लाई। होश में आने के बाद छोटी रानी शरीर में बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। दीदी, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे लड़का हुआ है या लड़की? तुमने कोई लड़के लड़कियों को जन्म नहीं दिया है। यह देखो, तुमने यह ईंट पत्थर को जन्म दिया है। छोटी रानी ने जब ईंट पत्थर को देखा तो उनके होश उड़ गए। वह सोच रही थी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वह लड़कों लड़कियां की जगह एक पत्थर को जन्म दे। ऐसा नहीं हो सकता है। दीदी, मेरा बच्चा तो जरूर हुआ होगा। तो क्या हमने उन्हें छुपा दिया है? तुम क्या कहना चाहती हो? तुम सिर्फ इन ईंट पत्थर को ही जन्म दी हो। लो, अब इनको संभालो। इतना कहकर सभी रानियां अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और राजा के आने का इंतजार करने लगती हैं। छोटी रानी को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। सभी बड़ी रानियों ने यह बात पूरे महल में फैला दी कि रानी को बच्चे नहीं बल्कि उसकी जगह पर ईंट पत्थर हुए हैं। कुछ ही समय बाद राजा युद्ध विजय कर अपने महल वापस आ गए। राजा के महल में आने के बाद सभी लोगों का चेहरा उतरा हुआ था। जब वह छोटी रानी के कमरे में प्रवेश किए तो वह बहुत ही दुखी थी, जबकि सभी 9 बड़ी रानियां बहुत ही खुश नजर आ रही थी। यह देखकर राजा को बहुत ही हैरानी हुई। रानी इंदुमती, क्या हुआ? आप इतनी दुखी क्यों हैं? छोटी रानी के बोलने से पहले ही बड़ी रानी ने कहा, महाराज, इसका भेद जो खुल गया है तो दुखी क्यों नहीं रहेंगी। आपके कहने का क्या मतलब है बड़ी रानी? जरा विस्तार से बताइए। महाराज, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इतने भोले चेहरे वाली रानी हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। महाराज, यह गर्भवती नहीं थी, यह गर्भवती होने का नाटक कर रही थी। इन्होंने बच्चों के बदले ईंट पत्थर के टुकड़े को जन्म दिया है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो यह देख लीजिए। राजा ईंट और पत्थर देखकर बहुत हैरान और विचलित हो गए। आखिर मानव के गर्भ से ईंट पत्थर का जन्म कैसे हो सकता है? महाराज, हम भी यही कह रहे हैं। इसने गर्भवती होने का ढोंग किया। आखिर हम भी तो आशा करते थे बच्चा होगा तो हमें भी माँ सुनने का मौका मिलेगा। बड़ी रानी के बार बार बोलने पर राजा को लगा कि बड़ी रानी सही बोल रही है और राजा को लगा कि छोटी रानी ने सचमुच उन्हें धोखा दिया है। राजा बहुत क्रोधित हो गए। बताइए रानी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मुझे पहले ही बता दिया होता कि यह सब झूठ है तो मैं विधि का विधान मानकर समझ जाता कि मेरे जीवन में संतान सुख नहीं लिखा है। परंतु आपने मुझे जीवन की सबसे बड़ी आशा देकर उस पर पानी फेर दिया। मैं तो आपके मासूम चेहरे पर मोहित हो गया था और आपको इतना सम्मान दिया, परंतु आप इस सम्मान के लायक बिल्कुल नहीं हैं। आपने हमारे साथ जो छल किया है उसकी सजा यह है कि आज से आप हमारी रानी नहीं बल्कि इस महल की दासी बनकर रहेंगी। आप हमारी नजरों से इसी वक्त चली जाइए, नहीं तो क्रोध में पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगा। छोटी रानी कुछ कर भी नहीं सकती थी। वह बाहर जाकर रोने लगी। इसके बाद से उस राज्य में छोटी रानी का जीना मुश्किल हो गया। सभी बड़ी रानियां उन्हें बहुत दुख देती थी, तंग करती थी और उनसे नौकर से भी ज्यादा काम करवाया जाता था, पर वह कुछ भी कर नहीं सकती थी। उसके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जिससे वह अपनी गर्भावस्था को साबित कर सकती थी। उसे पूरा विश्वास था कि वह गर्भवती थी, परंतु यह सब कैसे हुआ है? उसके बच्चे कहाँ हैं? वह सुनकर बहुत हैरान रहती थी। मैं अपने गांव वापस लौट जाती हूँ, पर मेरे गांव वाले रानी बनने पर इतना खुश थे। अभी मैं वहाँ जाऊंगी तो वह लोग क्या सोचेंगे? कहिए सरपंच जी, आपकी क्या समस्या है? महाराज, आपके रहते हुए किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? हमारा पूरा गांव खुश है और किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको अपने गांव की एक रहस्यमय और चमत्कारी घटना बताने आया हूँ। सरपंच जी, ऐसी कौन सी रहस्यमय घटना हुई है जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ? आप मुझे विस्तार से बताइए। महाराज, एक बहुत ही चिंताजनक मामला सामने आया है। महाराज, आज मैं जब गांव में किसी काम से गया तो मैंने कुछ गांव वालों को बात करते हुए सुना। वह किसी अजीब से सेब के पेड़ के बारे में बात कर रहे थे। महाराज, गांव वाले कह रहे थे कि गांव के पास वाला जो जंगल है उसमें एक अजीब सा बहुत बड़ा सेब का पेड़ है जिसमें से आवाज आती है। आखिर यह कैसे हो सकता है?
कोई भी पेड़ मानव आवाज में कैसे बातें कर सकता है? महाराज, मैंने सुना है कि उस पेड़ पर जो सेब लगते हैं उसे देख सभी मोहित हो जाते हैं, और जब भी कोई सेब तोड़ने की कोशिश करता है उस पेड़ के सेब काले पड़ जाते हैं और पेड़ के तने उन सेबों को घेर लेते हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? ऐसा भी भला हो सकता है क्या? महाराज, अभी तक हमने उसे खुद नहीं देखा है, बस गांव वालों से ही सुना है। मंत्री जी, आप तुरंत उस सेब के पेड़ के बारे में पता लगाइए कि वह पेड़ किस प्रकार का है और मुझे जल्दी से जानकारी दीजिए। ठीक है महाराज, मैं खुद स्वयं जाकर देखता हूँ। अगली सुबह मंत्री जी सरपंच के साथ उस सेब के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। उनके साथ साथ गांव के सभी लोग भी पहुंच जाते हैं। कुछ लोग पहले से ही उस पेड़ से सेब तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तोड़ नहीं पाते। तभी मंत्री जी कहते हैं, रुकिए आप सब, मैं इस पेड़ से सेब तोड़ने का प्रयास करता हूँ। इतना कहकर मंत्री उस पेड़ के पास आता है, लेकिन तभी एक सेब बोलने लगता है। भैया, यह हमारे मंत्री जी आए हैं, क्या मैं इन्हें सेब तोड़ने दूं? नहीं बहन, यह मंत्री होंगे महल में और राज्य के, हमारे कुछ नहीं है। इन्हें सेब मत तोड़ने देना। ठीक है भैया, आप मुझे छुपा लो। तभी उस सेब के सभी तने अपनी पत्तियों से उन सेबों को छिपा लेते हैं। यह देख मंत्री हैरान हो जाते हैं। तभी सेब के पेड़ में से वापस से आवाज आई, जाइए मंत्री जी, आप अपना राजकाज का काम करिए। आप किसी इंसान की जिम्मेदारी संभालने लायक नहीं हैं। आपने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि महारानी गर्भ अवस्था में कैसी हैं। ये बात सुनकर मंत्री जी बहुत आश्चर्यचकित हुए। वह इस बात से भी हैरान थे कि वह महारानी इंदुमती को दिन में बस केवल एक बार देखकर आ जाते थे। यह बात तो सच थी, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि यह बात इस सेब के पेड़ को कैसे पता है। आप लोग बताइए, मेरी क्या गलती है? मैंने कौन सी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई? परंतु उसके बाद उस पेड़ से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। मंत्री जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन पौधों की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला। महाराज, हमें ऐसा लगता है कि हमने महारानी की देखभाल अच्छे से नहीं की है, और हमें ऐसा भी लगता है कि महारानी इंदुमती के साथ इस राजमहल में कोई षड्यंत्र जरूर रचा जा रहा है। मुझे उस सेब के पेड़ की बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ ऐसा हुआ है जिसे हम नहीं जानते। मैंने उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अगर आप वहां जाकर उस सेब के पेड़ से कुछ पूछे तो शायद वो आपको कुछ बता दे। ठीक है मंत्री जी, हम सभी कल सुबह वहां पर जाएंगे, पर हमारे साथ हमारी 9 रानियां भी चलेगी। महाराज, आप बुरा ना माने तो क्या हम छोटी रानी इंदुमती को भी अपने साथ ले चले? ठीक है मंत्री जी, जब आप ऐसा कह रहे हैं तो उनको भी साथ में ले लीजिए, पर ध्यान रखिएगा वह हमारी नजरों के सामने ना आ जाए। अगले दिन राजा और उनकी अन्य 9 रानियां और छोटी रानी इंदुमती उस रहस्य का पता लगाने के लिए चल दिए। मंत्री जी को ऐसा लग रहा था कि मैंने अनजाने में बहुत बड़ी कुछ गलती की है जो मुझे नहीं पता है। मंत्री जी को पूर्ण विश्वास था कि रानी इंदुमती ने महाराज को धोखा नहीं दिया है। उनके साथ जरूर कोई छल हुआ है। छोटी रानी इस महल में षड्यंत्र का शिकार हुई है। कुछ देर बाद राजा और उसकी 9 रानियां और छोटी रानी इस अनोखे सेब के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, जिसके ऊपर मीठे रसीले सेब थे। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ सेब तोड़ लूं, क्योंकि मुझे यह सेब बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ महारानी, क्यों नहीं, आप जितने चाहे सेब तोड़ सकती हैं। महारानी जैसे ही सेब को तोड़ने की कोशिश करती है, सेब और पेड़ आपस में बात करने लगते हैं। भैया, हमारी बड़ी सौतेली माँ आई हैं, क्या मैं इन्हें सेब तोड़ लेने दूं? नहीं बहना, ध्यान से देख, यह वही औरत है जिसने जन्म लेते ही हमें मारने का आदेश दे दिया, और इसकी वजह से ही आज हमारी यह हालत है। इसे सेब तोड़ना तो क्या, छूने भी मत देना। गांव वाले राजा और मंत्री सभी के सामने यह सब सुनने के बाद बड़ी रानी का सर लज्जा से नीचे हो गया और वह चुपचाप जाकर अपने स्थान पर खड़ी हो गई। तभी महाराज आगे आए और पेड़ से सेब तोड़ने के लिए आगे बढ़े। तभी एकदम से सेब के पेड़ से आवाज आने लगती है, भैया, इस राज्य के महाराज आए हैं, क्या मैं इन्हें सेब तोड़ने दूं? नहीं बहन, यह होंगे इस राज्य के राजा, लेकिन यह वही इंसान है जिसने हमारी माँ को सम्मान नहीं दिया और उनके साथ बुरा बर्ताव किया। उन्हें सेब मत तोड़ने देना। तभी उस पेड़ के सभी तने फलों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और सारे सेब घिर जाते हैं। यह देख सब हैरान हो जाते हैं।
तुम यह बताओ, मैं इस राज्य का राजा हूं। मैंने आज तक अपने प्रजा को खुश रखने के लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही मैंने किसी जीव जंतु या पक्षियों को कोई नुकसान पहुंचाया है। फिर भी तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? आप पूरे राज्य की प्रजा का ध्यान रखते हैं, परंतु दूसरे लोग जो आपसे कहते हैं आप उन्हीं की बातों पर विश्वास करते हैं। आपने अपने नजरिए से कभी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की है। आपने पूरे प्रजा को संतान माना, परंतु आपने अपनी संतान की खोज खबर करने की कोशिश नहीं की। आपने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आपकी संतान कहाँ है। आप अपने पूरे राज्य की सुरक्षा करने की बात करते हैं, परंतु आप तो अपनी एक गर्भवती पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाए। आपने एक सच्ची नारी को धोखेबाज कहकर उसे महल की दासी बना दिया। इस प्रकार हमारे मृत्यु के षड्यंत्र में आप भी शामिल हो गए हैं। क्या अब आपके इन सेबों को कोई नहीं तोड़ पाएगा? यह जानने का अधिकार आपको नहीं है, इसलिए आप अपने राज्य वापस जाएं और अपने राज्य का संचालन करें। आपकी प्रजा आपकी संतान है, परंतु आपने अपनी संतान का कोई सुरक्षा नहीं किया। जाइए यहाँ से, आप अपने प्रजा का ही सुरक्षा कीजिए। राजा के पास बोलने के लिए कुछ भी शब्द नहीं बचा था, इसलिए वह अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। महाराज, यदि आप बोले तो हम छोटी रानी को इस पेड़ से सेब तोड़ने के लिए बोले। राजा के बोलने से पहले ही बड़ी रानी ने बोला, मंत्री जी, जब वह सेब महाराज के हाथों से भी नहीं टूटे तो वह एक धोखेबाज झूठी औरत के हाथ से कैसे टूटेंगे? मंत्री बड़े विचलित होके महाराज की ओर देख रहे थे। सेब के पेड़ की बातों को सुनने से राजा को भी शक होने लगा था कि मेरे साथ जरूर कोई धोखा हुआ है। ठीक है मंत्री जी, आप उनको बोलकर पेड़ से सेब तोड़ने के लिए कह दीजिए। महारानी इंदुमती, आप सेबों को तोड़ने के लिए जाइए। महाराज के आदेश पर महारानी इंदुमती उस पेड़ के पास जाकर उसे सहलाने लगती है और तभी सेब बोल पड़ता है, भैया, हमारी माँ आई है। यह मुझे कितने प्यार से सहला रही है। इनको अपने फल देने के लिए मैं किसी से आज्ञा नहीं लूंगी। मैं अपने सारे फल माँ के चरणों में समर्पित कर दूंगी। हाँ बहना, तुम्हारा जो दिल कह रहा है तुम वही करो। माँ के चरणों में तो स्वर्ग है, माँ के चरणों का स्पर्श कर लो। पेड़ के सभी सेब खुद महारानी इंदुमती के चरणों में आ गिरते हैं। यह देख सभी हैरान हो जाते हैं। यह देख छोटी रानी भावुक हो जाती है। यह कैसे हो गया? यह जरूर कोई जादूगर है। तुम कौन हो? तुमसे मुझे अपनापन महसूस हो रहा है। माँ, हम आपके ही बच्चे हैं। हाँ माँ, कुछ समय पहले जब हमारा जन्म हुआ था, तब राज्य की महारानी ने महल की दासी से कहकर हम सभी 10 भाई बहनों को जान से मारने के आदेश दे दिए थे। और वह दास इतनी जल्दी में थी कि उसने हमें यहाँ ऐसे ही छोड़ दिया। आधी रात भगवान के 2 दूत आसमान से आए और हम पर दया खाकर उन्होंने हमें इस राज्य के पेड़ में बदल दिया और कहा, जब तुम्हारी माँ इस पेड़ को स्पर्श करेगी और इसके सेब खाएगी तो हम सब अपने इंसानी रूप में आ जाएंगे। पेड़ की बात सुन छोटी रानी इंदुमती फौरन उस पेड़ का एक सेब खाती है और देखते ही देखते वह पेड़ 2 लड़की और 8 लड़कों में बदल जाता है, जिन्हें देखकर राजा और छोटी रानी भावुक हो जाते हैं। आज तक मैं इसी वहम में जी रहा था कि मुझे संतान का सुख नहीं मिल सकता, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे एहसास था कि मेरी संतान जिंदा है। सभी 9 रानियां रानी बनने योग्य नहीं हैं। इन्होंने मेरे और मेरी रानी के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, इसलिए मैं आज बड़ी 9 रानियों का त्याग कर रहा हूँ और छोटी रानी को जो इतने दिन तक कष्ट झेलने पड़े, उसके लिए मैं उनसे माफी मांगता हूँ। राजकुमार और राजकुमारी को मारने के लिए दोषी मानते हुए सभी 9 रानियों को आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाता हूँ। मंत्री जी, जल्दी से मेरे आदेश मानते हुए सभी को कैद खाने में बंद किया जाए। राजा और रानी अपने परिवार के साथ एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ खुशहाली होती है। ईश्वर हमेशा सच्चे हृदय वालों का साथ देते हैं और दुष्टों को उनके कर्मों का फल देते हैं। ऐसी ही रोमांचक और मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हर नई वीडियो से अपडेट रहें।